नमस्कार, मेरा नाम विक्रांत सिंह है और आप देखना शुरू कर चुके हैं द पब्लिक इंडिया। आज के हमारे खास प्रोग्राम संदीप के सवाल में हमारे एक बार फिर से संदीप जी हमारे साथ में हैं। और जो हमारे नए व्यूवर्स हैं उनको मैं ये बता देना चाहता हूँ कि संदीप जी आईआईटी और आईएम जैसे बड़े शिक्षा संस्थानों में अपनी सेवाएँ दे चुके हैं। साथ ही साथ इस समय सोशलिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी भी हैं। और आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं, जो देश भर में जो धर्म संसद के नाम पे अधर्म की बातें हो रही हैं, उस पे हम उनके विचार को जानना चाहेंगे। तो संदीप जी, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि हरिद्वार के बाद अब रायपुर में जिस तरीके से धर्म संसद में गांधी जी को गाली देने का काम हुआ है, उसमें जो मुख्य आरोपी हैं धर्मगुरु कालीचरण महाराज, उन्होंने गांधी जी को बहुत ही बुरा भला कहा। उसके बाद रामचरण दास जी जो मुख्य ऑर्गेनाइज़र थे, उन्होंने उस धर्म संसद को छोड़ दिया और बोले कि ऐसे धर्म संसद का मैं हिस्सा नहीं होना चाहता हूँ। तो एज अ जनरल सेक्रेटरी सोशलिस्ट पार्टी के आपके क्या विचार हैं इस प्रकार के जो धर्म संसद पूरे देश भर में हो रहे हैं? देखिए, मैं तो कहूँगा कि ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि इस समय जो सरकार है, और ये सबको मालूम है कि जो मीडिया है, जिसको गोदी मीडिया भी कहा जाता है अब, वो पूरी तरह से एक तरीके से सरकार का भोंपू बन गया है। सरकार की विचारधारा जो पार्टी सत्ता में है, जो संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उसका एक प्रेरक संगठन है, इनके विचारों को लेके ही सारी खबरें आती हैं, यानी कि इनके विचारों को जो बढ़ावा देती हैं, और बाकी जो कुछ समाज में हो रहा है उसको दबा दिया जाता है। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि हरिद्वार में एक आश्रम है मातृ सदन जी, वहाँ के साधु गंगा को बचाने के लिए अनशन करते हैं। वो भी हिंदू साधु हैं और गंगा नरेंद्र मोदी जी का प्रिय विषय है। उन्होंने बनारस में कहा कि माँ गंगा ने मुझे बुलाया है जब वो चुनाव लड़ने गए। और नमामि गंगे नाम का 23,000 करोड़ रुपए का एक प्रोजेक्ट चल रहा है गंगा को साफ करने के लिए। लेकिन जब मातृ सदन का साधु अनशन करता है गंगा को बचाने के लिए और अपनी जान तक दे देता है, जैसे कि प्रोफेसर जीडी अग्रवाल ने 2018 में अपनी जान दी इसी सरकार में, उत्तराखंड में भी भाजपा की सरकार थी और केंद्र में भी भाजपा की सरकार थी, तो वो कोई खबर नहीं बनती है कि एक वैज्ञानिक, एक साधु, एक सामाजिक कार्यकर्ता, और वो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर का, जो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का सचिव रह चुका हो, आईआईटी कानपुर का प्रोफेसर रह चुका हो, बर्कले से जिसने पीएचडी की हो, वो मर जाता है और उस पर कोई खबर नहीं बनती है। और वहीं हरिद्वार में अपने आप को संत कहने वाले, तो शर्म आनी चाहिए, अपने आप को ये संत कहते हैं, मुसलमानों के खिलाफ आग उगलते हैं, हिंसा करने की बात करते हैं, और वो एक मुद्दा बन जाता है इस देश में राजनीति का। बड़ी अजीब बात है। और उसी तरह से छत्तीसगढ़ में कोई दूसरे महाराज हैं, वो गांधी जी को गालियां देते हैं सार्वजनिक रूप से। कालीचरण महाराज, कालीचरण, वो गांधी जी को गालियां देते हैं, वो खबर बनती है। और हमारे फैसल खान दिल्ली में 13 से 18 जनवरी, जबकि गांधी जी ने अपना अंतिम उपवास किया था, क्यों किया था? सांप्रदायिक दंगे रोकने के लिए। और गांधी जी जब उपवास पे बैठे तो उनका उपवास तभी खत्म हुआ जब दंगे रुके, और जो लोग दंगा कर रहे थे उन्होंने गांधी के सामने आके अपने हथियार डाले। तो एक वो गांधी था जो अपने उपवास से सांप्रदायिक दंगों को रुकवा सकता था, जो समाज में सांप्रदायिक सद्भावना कायम करने की कोशिश कर रहा था। उसके नाम पे खुदाई खिदमतगार उपवास करने जा रहा है, वो खबर नहीं बन रही है, और गांधी को गाली देना खबर बन रही है। ये तो मैं कहूँगा बड़े दुर्भाग्य की बात है अपने देश की, कि इस समय की सरकार और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसके विचारों पे सरकार चल रही है, उसने देश का माहौल इतना ख़राब कर दिया है कि सिर्फ नकारात्मक बातों पे ही बात हो रही है, वही मुद्दे बन रहे हैं। और जो लोग सकारात्मक चीज़ें कर रहे हैं, समाज को मजबूत करने का काम कर रहे हैं,
और जो गंगा को बचाने के लिए अपनी जान तक दे रहे हैं, वो खबर ही नहीं बनती है। तो बड़ा अजीब देश है। तो मुझे तो बहुत दुख होता है इसमें। और यही नहीं, ये जो स्वघोषित साधु हैं, जो अपने आप को साधु कहते हैं, वो कितना साधु हैं ये जानने का विषय है। इनके बयानों से ना केवल नेशनल लेवल पे बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे भी हिंदू का अपमान हो रहा है। और अगर हम ध्यान दें, कल के मोदी जी के भाषण में, वो कानपुर आए हुए थे, IIT कानपुर के कन्वोकेशन में आए हुए थे। उसके बाद पाइपलाइन का उद्घाटन भी करने गए, उसके बाद थोड़ा भाषण भी दिया, जिसमें उन्होंने छोटी से छोटी बात पे भी कवरेज की कि किस तरीके से छापामारी की गई और 200-300 करोड़ रुपए पकड़े गए। लेकिन उन्होंने ये धर्म संसद के बारे में एक शब्द भी नहीं बोला। नहीं, लोग इस पे आश्चर्यचकित हैं कि प्रधानमंत्री कुछ बोल नहीं रहे हैं इस पे। और ये साफ है कि प्रधानमंत्री की सहमति है इस तरह की राजनीति पे, इस तरह की राजनीति के लिए। और ये बड़े दुख की बात है कि जो प्रधानमंत्री अपने सफाई अभियान के लिए, स्वच्छ भारत अभियान के लिए गांधी को प्रतीक के रूप में इस्तेमाल करता है। गांधी को भी नहीं किया, गांधी के चश्मे को किया। और गांधी का जो सफाई के ऊपर गांधी का जो महत्व जो गांधी ने दिया उसको, उस चीज़ को उन्होंने उसका इस्तेमाल करके अपना पूरा अभियान चलाया और वाहवाही लूटी। हालांकि वो सब कितना दिखावा था ये हम लोगों को मालूम है। आज भी आप किसी भी गांव में चले जाइए तो कोई भी गांव खुले में शौच से मुक्त नहीं है, जबकि ये घोषणा कर चुके हैं कि पूरा भारत खुले में शौच से मुक्त हो चुका है। तो जब ज़रूरत इनको पड़ती है गांधी का इस्तेमाल करते हैं। उनकी मजबूरी भी है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भारत की अगर पहचान है किसी एक व्यक्ति के साथ, तो वो राम नहीं है, वो विवेकानंद नहीं है, वो गांधी है। इसलिए इनकी मजबूरी है कि ये गांधी के नाम का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब देश के अंदर गांधी के खिलाफ बोला जाता है, गांधी के खिलाफ कृत्य किए जाते हैं और गोडसे की वाहवाही की जाती है, तब उस पे ये मौन रहते हैं। ये बड़ी विचित्र बात है। और इनको ये भी समझना चाहिए कि अगर आपके साधु संत मुसलमानों के खिलाफ, ईसाइयों के खिलाफ इस तरह से जहर उगलेंगे, गांधी के खिलाफ इस तरह से जहर उगलेंगे, तो आपकी जो छवि है पूरी दुनिया में कि भारत एक लोकतंत्र है, सहिष्णु समाज है, यहाँ सभी धर्मों के लोग रह सकते हैं, मिलजुल के रह सकते हैं, ये एक धर्मनिरपेक्ष देश है, समाजवादी देश है, ये जो पूरी छवि है भारत की कि खराब हो रही है। हाँ, कि यहाँ पे आपको वैचारिक स्वतंत्रता है, वो पूरी छवि जो है वो खराब होगी। खराब ही नहीं होगी, बल्कि जो दूसरे देश हैं उनके साथ हमारे रिश्ते भी खराब हो रहे हैं। आप देखिए बांग्लादेश में अभी जो सांप्रदायिक घटनाएं हुई, तो वो कहीं ना कहीं भारत में जो कुछ हो रहा है वो उसकी प्रतिक्रिया है। तो इस तरह की प्रतिक्रियाएं दूसरी जगह होंगी, तो विदेशों में जो बसे भारतीय हैं उनको ये इस तरह की कार्रवाई होने देने से उनको खतरे में डाल रहे हैं। इसी को मैं आगे बढ़ाते हुए आपसे एक सवाल और पूछना चाहूँगा कि हरिद्वार में जिस तरीके से अपने संविधान को भगवे कपड़े में पेश किया गया और उनकी जो मुख्य डिमांड थी कि हिंदू राष्ट्र बनाने की हमें चाहिए, बनाना है, तो ये कितना सही है? क्योंकि जो हिंदू राष्ट्र की हिंदुस्तान की परिकल्पना है उसमें हर जाति धर्म समुदाय के लिए जगह है, अपने अलग अलग स्थान है जी। तो ये हिंदू राष्ट्र के अचानक से बनाने की जो डिमांड है ये धर्म संसद की, ये कितना जायज़ है? देखिए, जो इस तरह के लोग हैं जो कट्टरपंथी विचारों को मानते हैं, सौभाग्य से उनका प्रतिशत बहुत ज़्यादा नहीं है जी। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार का अगर कार्यकाल देखेंगे तो इन्होंने सिर्फ इनके जो एजेंडे पे था, यानी कि आरएसएस के एजेंडे पे जो था, धारा 370 ख़त्म करना, जम्मू कश्मीर का विभाजन, वो कोई लोगों की मांग नहीं थी जी। है ना। अगर उत्तराखंड बना, झारखंड बना, छत्तीसगढ़ बना, या विदर्भ की मांग है, उत्तर कर्नाटक की मांग है, तो ये जनता की मांग है। कश्मीर का विभाजन हो, 370 ख़त्म हो, ये लोगों की मांग नहीं थी, जबरदस्ती उसको कर दिया। ठीक। नागरिकता संशोधन अधिनियम किसने मांगा था भाई? किसी ने, जबरदस्ती कर दिया। ठीक।
बल्कि लोगों ने तो उसके खिलाफ खूब सारा प्रोटेस्ट ही किया कि हमें नहीं चाहिए, उसके खिलाफ प्रोटेस्ट CA/NRC को लेके। जी, किसान के नाम पे जो कानून आए, किसने मांगा था? अरे अडानी अंबानी को फायदा पहुंचाने के लिए आपने बनाया, इसलिए किसान ने उसका जम के विरोध किया और अंत में आपको किसान के सामने घुटने टेकने पड़े, उन कानूनों को वापस लेना पड़ा। ठीक है, एक कानून यूपी में आया है जिसको लव जिहाद कहते हैं, यानी कि शादी करने के लिए आप धार्मिक परिवर्तन नहीं कर सकते। ठीक, किसने मांगा था? भाई धर्मेंद्र और हेमा मालिनी ने तो मुसलमान बन के शादी की। एक अभी भी भाजपा की सांसद है और दूसरा सांसद था, उसका बेटा अभी भी सांसद है पंजाब से। ठीक, तो अगर शादी करने के लिए धर्म परिवर्तन करना गलत है तो सबसे पहले आप धर्मेंद्र हेमा मालिनी के खिलाफ कार्रवाई कीजिए। किसी ने नहीं मांगा था। पता लगा कानपुर के 22 थानों में मात्र 14 मामले ऐसे थे हिंदू मुस्लिम शादी के, जिसमें भी 8 या 9 लड़कियों ने कह दिया कि हमने अपनी मर्जी से किया था। तो जनता की कोई मांग है नहीं, आप जबरदस्ती अपना एजेंडा थोप रहे हैं ऊपर से। तो अगर ये संविधान को भगवा कपड़े में लपेट के ये सोचते हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र बना देंगे, ये संविधान की जगह मनुस्मृति को ले आएंगे, तो ये देश कभी स्वीकार नहीं करने वाला है। क्योंकि इस देश की मुख्य धारा, जिन लोगों ने आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा लिया, जो गांधी, नेहरू, पटेल, मौलाना आज़ाद के नेतृत्व में जो आंदोलन चला, वो जो मूल्यों को मानते थे, वो उन मूल्यों के आधार पर संविधान बना है। ये तो कहीं आज़ादी के आंदोलन में थे ही नहीं। इनकी बात कौन मानेगा? ये तो गलती से सत्ता में आ गए हैं और 39% वोट पाके ये 100% भारतवासियों के लिए निर्णय ले रहे हैं, जैसे इनको सबकी सहमति मिली हुई है। ये मुगालते में है, क्योंकि जिस तरह से किसानों ने किसान विरोधी कानून को नहीं माना, अगर हमारे संविधान के मूल ढांचे के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश हुई, अगर समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र, इन मूल्यों के साथ अगर छेड़छाड़, बराबरी, न्याय, स्वतंत्रता, इन मूल्यों के साथ अगर छेड़छाड़ करने की कोशिश की तो भारत में जिस तरह से दलित खड़े हो गए थे जब SC/ST एक्ट को कुछ हल्का करने की कोशिश की थी सुप्रीम कोर्ट ने, और पूरे भारत में आंदोलन हुआ था जिसमें 13 लोग मरे थे, तो वो तो सिर्फ दलितों का मामला था। इस संविधान से बहुत सारे लोगों को अधिकार मिलते हैं जी। वो सारे लोग खड़े हो जाएंगे और इस संविधान को नहीं बदलने देंगे। तो ये मुझे लगता है कि ये कुछ लोगों के दिमाग का फितूर है और वो मतलब मनमानी करते हैं। दुर्भाग्य से असल में अगर हमारा जनसंचार माध्यम अगर इनको नज़रअंदाज करें तो ये खबर बनेगी भी नहीं, क्योंकि इतने थोड़े से लोग हैं जो इस तरह की बात करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य इस समय यह है कि इनकी सरकार है, तो इनकी कोई भी उल जलूल बात जो है वो बड़े प्रमुखता से छापी जाती है, नहीं तो कायदे से तो इस तरह की खबरें छपनी नहीं चाहिए, मीडिया में आनी ही नहीं चाहिए, जबकि चर्चा का विषय ही नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए भाई। इस देश के सामने बहुत गंभीर समस्याएं हैं। बेरोजगारी का इतना बड़ा संकट है। लखनऊ में एक महिला पानी की टंकी पे चढ़ी हुई है, 130 दिन से ऊपर हो गया अपने रोजगार के लिए। इको गार्डन चले जाइए, बहुत सारे लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। एम्बुलेंस कर्मी जिनको इन्होंने कोरोना में बताया कि ये देवतुल्य है, उसमें से 10,000 लोगों को नौकरी से निकाल दिया है, वो बेचारे बैठे हुए हैं। आज वो देवतुल्य नहीं है। वो बोलते हैं कि ये तो आउटसोर्सिंग वाले हैं, जैसे मान लो कि ये हमारे देश के नागरिक ही ना हो। तो तमाम लोग परेशान हैं अपने रोजगार को लेके। तो मैं कह रहा था कि देश के सामने बहुत गंभीर मुद्दे हैं। बेरोजगारी है, इस समय चीज़ों के दाम इतने बढ़ गए हैं कि ये आंकड़े बता रहे हैं कि लोगों के भोजन की मात्रा कम हो गई है। इसके अलावा आप देखिए कि कहने को ये कहते हैं कि भ्रष्टाचार ख़त्म है, लेकिन कोई भी ऐसा विभाग नहीं है जिसमें कोई भ्रष्टाचार ख़त्म हुआ हो, बढ़ गया है। स्कूलों में ठीक से पढ़ाई नहीं हो रही है, अस्पतालों में ठीक से इलाज नहीं हो रहा है। तो इन सब मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए देखिए कोरोना का संकट फिर से खड़ा है मुँह बाए। हाई कोर्ट का जज कह रहा है कि भाई आप चुनाव को स्थगित करने का प्रयास कीजिए।
भारतीय जनता पार्टी के सांसद वरुण गांधी कह रहे हैं कि आप दिन में लाखों की रैलियां कर रहे हैं, रात को आप कर्फ्यू लगा रहे हैं, जब कोई सड़क पे होता नहीं है उस कर्फ्यू का क्या मतलब है। तो इन सब मुद्दों को नज़रअंदाज करके ये कोई ना कोई ऐसा मुद्दा लाते हैं, जैसे कि वो क्रिकेट के मैदान में नहीं होता है, खेल चल रहा है और तब तक जो है कोई आदमी अपने कपड़े उतार के मैदान में आ जाए तो सारा कैमरा, सारा जो ध्यानाकर्षण है उस आदमी के ऊपर हो जाएगा। तो ये इस तरह की बात है कि जो असली मुद्दे हैं जिस पर लोगों के आंदोलन चल रहे हैं, लोग परेशान हैं इस समय। मैं व्यक्तिगत रूप से हरदोई में किसान जानवरों से परेशान है, खेत उसका जानवर खा जा रहे हैं। एक एक गांव में 50-60 से लेके 500-500 जानवर लोगों ने पकड़ के रखे हुए हैं। वो कह रहे हैं कि सरकार इनको कहीं ले जाए। अगर गौशाला नहीं चला सकती तो खरीद बिक्री का बाजार खोल दे। ये सब मुद्दों पे ध्यान देने के बजाय ये ऐसे शिगुफे छोड़ते हैं कि कहीं गांधी को गाली देना, कहीं मुसलमानों के खिलाफ हिंसा की बात करना, ताकि हम असली मुद्दों से हमारा ध्यान हटके इसमें अटक जाए। डॉक्टर साहब, मैं आपको बता दूं, मैं एक गांव से आता हूं और मैं अपने गांव में अगर स्थिति देखता हूं तो जिन विद्यार्थियों के स्कूल जाके पढ़ाई लिखाई करना चाहिए वो रात भर डंडा लिए खेत ताक रहा है जी। तो ये जो स्थिति गांव में पनप रही है कि अगर छोटे छोटे खेत हैं, बीघा 2 बीघा खेत, उनकी सुरक्षा के लिए रात रात भर अगर विद्यार्थी अपने खेत ताकेगा तो पढ़ाई कब करेगा वो। नहीं, सही बात है। लोग इधर जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार आई है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लोग बहुत परेशान हैं। और जो लोग फिर वो तार लगाते हैं ब्लेड वाला, वो तो उस पर सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है। तो बजाय इसके कि वो खुले पशुओं की समस्या का समाधान करे, गौशालाएं बनवाए, उसमें इनको रखे। आप 30 रुपया एक जानवर का दे रहे हैं प्रतिदिन, अरे भाई आप नहीं संभाल पा रहे हैं तो किसान को ही दे दीजिए, वही संभाले। लेकिन इस समस्या का समाधान निकालने के बजाय ये लोगों को परेशान कर रहे हैं, प्रतिबंध लगा रहे हैं, तारों पे जुर्माने की बात कर रहे हैं। तो हरदोई के किसानों ने निर्णय लिया है कि अगर सरकार इनको नहीं करेगी तो वो इनको जो है वो इनका जो बाज़ार था वो उसको खोलेंगे। और उनकी सरकार से मांग है कि या तो आप 30 रुपया प्रति जानवर आप हमको दे दीजिए, और नहीं तो आप इसका इंतज़ाम कीजिए। और वैसे देखा जाए तो कायदे से ये तो सरकार को इस विषय में पढ़ना ही नहीं चाहिए था, लेकिन ये योगी आदित्यनाथ की मूर्खता है कि उन्होंने गाय बचाने के नाम पे लोगों के लिए एक समस्या खड़ी कर दी है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका हमसे जुड़ने के लिए। और मैं अपने दर्शकों को जाते जाते बता देना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने कहा है कि आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार देखने के लिए।